हमने लास्ट वाली क्लास में क्या किया था, हमने रेजोनेंस किया था जिसमें हमने बोला कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब दे आर इन कांस्टेंट मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा रेजोनेंस जो है वो शो करता है बेंजीन रिंग, जहाँ पे देयर आर 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, और उसके साथ हमने 2 ग्रुप्स भी अटैच किए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसमें डीलोकलाइजेशन किस तरह से होती है। नेगेटिव चार्जेस जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके लगते हैं। ठीक है, एंड इन अ सिमिलर मैनर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि CHO ग्रुप किया था हमने, NO2 ग्रुप किया था, in that cases positive charge आ जाता है on the benzene ring, and this positive charge is also localized on the ortho and the para position. Now today we are going to start the next concept which is known as hyperconjugation. Hyperconjugation को हम लोग no bond resonance बुलाते हैं, no bond resonance. ठीक है, this is also known as Baker-Matha effect. It is also known as Baker-Matha effect on the name of the scientist जिसने इसको डिस्कवर किया था। ये वाला जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है, ये कहाँ पे होगा? It will take place in any compound which has an alternate single and double bond. मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड हम ले लेते हैं इस तरह से, राइट? इस तरह से हमने एक कंपाउंड ले लिया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज कि ये वाला जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड्स इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो ये वाला बॉन्ड है वो इसके ऊपर एज इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएगा। सो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा दैट इज CH पॉजिटिव H और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH एंड CH2, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है बिकॉज दिस बॉन्ड हैज शिफ्टेड ओवर हियर। ओके, बट रहता ये इसके क्लोज ही है, इट डज नॉट लीव द मॉलिक्यूल, रहेगा इसके पास ही, राइट? इन अ सिमिलर मैनर जैसे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है। सो वी आर गोइंग टू गेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स which are the hyperconjugative structures of this molecule. So the next structure which we can draw over here is this. ठीक है, and the next structure which we can draw over here is so this effect is known as hyperconjugation. Define करो इसको, क्या होता है hyperconjugation? Hyperconjugation is the interaction between, it is the interaction between the electrons of a system, that is multiple bonds, and the adjacent sigma bonds, of the substituent groups in an organic compound. So this is what hyperconjugation is. जब हम लोग hyperconjugation करते हैं तो हम बोलते हैं only hyperconjugation is possible only in compounds having alpha hydrogens. ठीक है,
अल्फा हाइड्रोजन्स क्या हुए, अब यहाँ पे यू कैन सी दैट डबल बॉन्ड जो है वो इधर है, ठीक है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में है। देन दिस इज गोइंग टू बी द अल्फा कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है। तो अल्फा हाइड्रोजन्स अगर प्रेजेंट होंगे तभी हाइपर कंजुगेशन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हाइपर कंजुगेशन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। एंड ऑल्सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स more the number of alpha hydrogen atoms, more is hyperconjugation, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। अगर हमारे पास इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन के पास कितने, इसके पास इथाइल ग्रुप के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हुए, सिर्फ 2, व्हिच इज लेस देन दिस, ठीक है, तो इसमें इससे कम होता है। और अगर हमारे पास डाई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास कितना हो गया, ओनली 1, सो इसके पास सबसे कम होंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू अंडरगो हाइपर कंजुगेशन। क्लियर हो गया? So this is hyperconjugation. Let's go on to the applications. Applications of hyperconjugation. Applications जब hyperconjugation की करते हैं, the first is shortening of carbon-carbon single bond adjacent to multiple bonds. Adjacent to multiple bonds, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे हमने अभी एक मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, this molecule which we had discussed, ठीक है। Now what is happening over here is कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, as a result of which इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था फर्स्ट वाला, that was this was the structure which we got, ठीक है। Now if you're looking at molecule 1 over here, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सो एप्लीकेशन इसकी क्या है कि शॉर्टनिंग ऑफ द सिंगल बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड। क्यों शॉर्टनिंग हो रही है? बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में, और जो डबल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होती है सिंगल बॉन्ड से, राइट। सो दिस बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच इज क्रिएटेड एट दिस पोजीशन, यहाँ पे क्या होएगा, शॉर्टनिंग ऑफ द बॉन्ड लेंथ दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। सो अगर शॉर्टनिंग हो जाती है बॉन्ड लेंथ की तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। सो दैट इज वन एप्लीकेशन। देन द सेकेंड एप्लीकेशन इज इट गिव्स अस द relative stability of methylated alkenes, right? Now we say that greater the hyperconjugation, more is going to be the stability. तो इसका मतलब
कि अल्फा कार्बन एटम्स जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो इफ यू लुकिंग एट द स्टेबिलिटी, हम बोलते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, आप इस वाले कंपाउंड को देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एक 3 ये हो गए, फिर 3 हो गए 6 एंड 3 9 एंड 3 12, ठीक है। सो इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल मिथाइलेटेड एल्कीन। मिथाइलेटेड एल्कीन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, इस वाले कार्बन के साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। सो दिस इज methylated alkene, right? This methylated alkene, it is going to be most stable. Clear? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक CH3 ले लिया और यहाँ पे एक H ले लिया, और ये वाले CH3 as it is present है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने रह गए? 9। सो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, if we have CH3 here, H here, double bond C, and we have CH3 here, और यहाँ पे भी हमारे पास H present है। Okay, now what is happening over here again? Only 6 alpha hydrogens are left. This is going to be less stable, ठीक है। और अगर हमारे पास ये प्रेजेंट है, तो इसके पास अब क्या रह गया? सिर्फ 3 रह गए। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, ओके, लीस्ट स्टेबल अमंगस्ट ऑल, ओके। और अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो बिल्कुल ही कम स्टेबल होता है। मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल एल्कीन ले रहे हो, दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू शो, this will not show hyperconjugation because it has no alpha hydrogen present, ठीक है। so this is an important thing कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी करेंगे तो स्टेबिलिटी में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही ज्यादा दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, ठीक है। अगर सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर 1 में देख रहे हो, तो उसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 12 अल्फा हाइड्रोजन्स सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ओनली 9 आर लेफ्ट, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट में ओनली 6 आर लेफ्ट, स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। देन इन द फोर्थ स्ट्रक्चर ओनली 3 आर लेफ्ट, then that is going to be the least stable। और अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल भी एग्जिबिट नहीं करता, right? So this is what hyper conjugation is। Then we come to the next one, next topic. What are the fundamental concepts of organic reaction mechanisms? Fundamental concepts in organic reaction mechanisms। ओके, जब भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक, you can say there is one reactant which we are taking। ये जो organic reactant है, this reacts with the reaction intermediate, ठीक है, or you can say it reacts with an attacking reagent। और अटैकिंग रिएजेंट जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाता है which is known as the reaction intermediate। ये जो इंटरमीडिएट है this is generally unstable, ठीक है। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, it is going to immediately break down into
product and byproduct. So this is going to be the mechanism of any organic reaction. कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उस पे अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एक इंटरमीडिएट बनाएगा. वो जो इंटरमीडिएट है दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, सो इमीडिएटली वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. नाउ सबस्ट्रेट क्या हुआ यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग बोल रहे हैं या ऑर्गेनिक रिएक्टेंट हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज आल्सो गिवन अनदर नेम व्हिच इज सबस्ट्रेट. तो लिखो क्या होता है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट, substrate is that reactant which provides carbon to the new bond and the other reactant is known as reagent. ठीक है. So organic जो हमारे पास reactant है, that is what it is going to do is it is going to provide carbon to the attacking reagent. और जब ये provide करेगा carbon to the attacking reagent, तो तब reaction possible हो सकती है, otherwise reaction possible नहीं. जब भी एक कोई भी reaction होती है तो उसपे आपको पता है कि जो पुराने bonds हैं वो break होते हैं और new bonds बनते हैं, तभी products बन पाते हैं. ठीक है. So on the basis of that, what we are going to study over here, that is types of fission. First, understand what is fission. Fission is nothing but it is breaking of bonds. Fission का मतलब होता है टूटना. Okay, there are going to be two types of fission which are taking place in an organic reactant. The first type of fission that is known as homolytic fission. What do you understand by homo means same, right? Homolytic fission का मतलब क्या हुआ? You know that one covalent bond it is formed by the sharing of two electrons, isn't it? So अगर हम एक covalent bond इस तरह से शो कर दें तो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा, such that we have systems with single electrons. ठीक है. ये वाला जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है. जब यहाँ पे फिशन होगी, फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड. जब यहाँ पे फिशन होगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा. ठीक है. सो दोनों ये जो स्पीशीज बनी इसके पास क्या हो रहा है, दे बोथ आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ईच, राइट. सच species which are formed due to homolytic fission, these are said to be free radicals. ठीक है. इसको हम क्या बुलाते हैं, they are known as free radicals. So क्या हुए free radicals? They are, we will study this in detail later, पर अभी free radicals are reaction intermediates having single electrons. ठीक है. That is what free radicals are. The second type of fission जो कि होती है that is known as heterolytic fission, right? Hetero now that becomes different, that means different. ठीक है. So इसी तरह से अगर fission होगी, again fission means breaking of a bond, राइट. तो जब ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन हेटेरोलिटिक होती है तो एक जो क्या कहते हैं उसको स्पीशीज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाता है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच बी हम बोल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले जाएगा, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. सो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड
B is going to get both the electrons, therefore this gets a negative charge. Got it? So जो ये positively charged species यहाँ पे होती है, this is known as a carbocation. Carbocation. Carbocation हम इसको क्यों बुलाते हैं? Because this is the carbon chain. ठीक है? And it has a positive this thing, so that is why it is known as carbocation, right? और जिसके ऊपर negative charge आ जाता है, that is known as carbon anion, right? So this is what homolytic fission is, as a result of which we are getting different kind of reaction intermediates. So let's discuss all the three types of reaction intermediates which we are studying over here. Let's go on to the reaction intermediates. The first type of reaction intermediate which we studied as a result of homolytic fission, they are known as free radicals. ठीक है? क्या होते हैं free radicals? लिखो. A free radical is an atom. A free radical is an atom or group of atoms having an unpaired electron. Group of atoms having an unpaired electron. ठीक है? So that is what a free radical is. A free radical जो होते हैं, they are very reactive. Because उनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो उनमें हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को वो किसी के साथ शेयर कर ले. ठीक है? So these are what free radicals are. Example we have already seen over here that we have AB on fission. This is what is going to be given, right? अब और एग्जाम्पल आप इस पे ले सकते हो, जैसे हमने क्लोरीन ले लिया. क्लोरीन का मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? और फिर जब फिशन होगी, इसकी जो फिशन होती है दैट टेक्स प्लेस in presence of UV radiation. HNu over here means in presence of light. ठीक है? So जैसे ही हम लाइट को एक्सपोज करते हैं on chlorine, it will immediately break into two atoms of chlorine, each having one electron. ठीक है? अब ये वाला जो क्लोरीन है, अगर ये सपोज रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास CH4 है और उसके साथ ये क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्लोरीन यहाँ से इस हाइड्रोजन को with the electron, with one electron from here, हाइड्रोजन को ले लेगा. So as a result we have another free radical which is created over here. This is known as methyl free radical. Clear? This is known as methyl free radical. जो free radicals होते हैं, they are of the following types. The first one, this is known as methyl free radical. which is a no one. So this is the methyl free radical. फिर अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले with a methyl group, so इसको हम क्या बोल रहे हैं? This is मिथाइल फ्री रेडिकल. ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया है with one methyl group, then this is known as primary or 1 degree.
1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, अब अगर हम इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दें ऐसे, सो 2 को हमने कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज 2 डिग्री और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, और अगर हम तीसरे को भी कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, राइट, देन दिस इज नोन एज 3 डिग्री और टर्शरी फ्री रेडिकल। गॉट इट? सो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं, order of stability of the free radicals, we say that the CH3 free radical that is going to be least stable, right? फिर उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद टर्शरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है द मोस्ट स्टेबल दैट इज गोइंग टू बी 3 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। सो द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज 3 डिग्री। अब कैसे इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? वी से दैट this stability order can be explained on the basis of अभी जो हमने किया hyperconjugation। hyperconjugation में हमने क्या किया था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही hyperconjugation ज्यादा होगी। ठीक है, सो इसके पास 3 3s are 9 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, इसके पास हाइपरकंजुगेशन सबसे ज्यादा, और हमने ये भी पढ़ा कि जितनी ज्यादा हाइपरकंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो देयरफॉर 3 डिग्री जो है, बिकॉज इट इज शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइपरकंजुगेशन बिकॉज ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट, देयरफॉर दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, और उसके बाद अगर हम लोग स्टेबिलिटी करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग है एक हमारे पास इस तरह से, ओके, और इसके पास इस तरह से एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज बेंजाइल फ्री रेडिकल। ओके, सो बेंजाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस ओवर हियर। अगर रेजोनेंस होगी तो दिस इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसको सिंगल एरो के साथ शो करते हैं। ठीक है, दो साइड एरो नहीं लगाते, सिंगल एरो के साथ शो करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। उसी तरह से यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इधर, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर नाउ? वी हैव CH2 आ गया इधर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस नाउ। सो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव करेगा और यहाँ से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। सो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया? वी आर गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड CH2। ये जो डबल बॉन्ड CH2 जो बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां शिफ्ट हुआ ना, सो इधर आ गया। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देन ओवर हियर दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर। ठीक है, सो नाउ व्हाट डू वी हैव? ये आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां, राइट। सो फिर ये यहां चला गया
वापस यहां चला गया एंड फाइनली द स्ट्रक्चर विच वी आर गोइंग टू हैव नाउ इज राइट। नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो रिएक्टिविटी होती है फ्री रेडिकल्स की, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट, राइट। अब अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है, इफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो जो बेंजाइल होते हैं दे आर आल्सो गोइंग टू बी हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। Is it clear? Yes. Okay, so we have now two concepts over here. एक concept हम ये कर रहे हैं जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने करी, जिसमें हमने बोला कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है और सबसे कम स्टेबल मिथाइल। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला कि दिस इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है इसलिए हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट व्हेन वी आर कमिंग टू द बेंजाइल फ्री रेडिकल, तो बेंजाइल फ्री रेडिकल में हम क्या बोल रहे हैं कि द स्टेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन बट इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। Have you understood? Okay, then we go on to the structure of free radical. Structure. जब structure हम लोग free radical का देखते हैं तो it is said that the free radical में जो कार्बन एटम है it is sp2 hybridized. sp2 hybridized का मतलब 1p orbital that is not participating in hybridization करिए ना हमने hybridization केमिकल उसमें कोवलेंट बॉन्ड में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। So sp2 hybridization का मतलब क्या होता है कि 1s and 2p are participating. So over here if only 2p are participating तो 3p होते, एक जो p बचा that is going to be unhybridized, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा sp2 में कितना होता है 120 डिग्रीज, सो द बॉन्ड एंगल इज 120। और जो एक इलेक्ट्रॉन हम सारे में शो कर रहे हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। So this is going to be the structure of free radical. Have you understood free radical क्या होता है, उसकी order of stability क्या होती है, और आपको याद रखना है कि जो order of stability होती है that is opposite to the order of reactivity. जो ज्यादा stable होगा वो कम reactive होगा। तो अगर आप यहाँ पे free radicals में देख रहे हो तो सबसे ज्यादा stable जो है वो कौन सा है, tertiary वाला ना, 3 डिग्री वाला, तो that is going to be the least reactive। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, जो सबसे कम स्टेबल है। सो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ये आगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने में हेल्प करेगी कि अगर एक सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी चीज के साथ तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए। Okay, then let's go on to the second reaction intermediate which is carbocation. The second reaction intermediate is carbocation. क्या होता है carbocation? Write down. It is a group of atoms which contains a positively charged carbon atom having only 6 electrons, in the outermost shell. Initially इसको कार्बोकेटाइन को हम कार्बोनियम आयन भी बुलाते थे।
क्या बुलाते थे? इट वॉज नोन एज कार्बोनियम आयन। क्लियर? सो जब हम लोग कार्बोकेटायन कर रहे हैं तो इन दिस केस व्हाट आर वी सेइंग कि इफ सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट, तो यहां पे जब फिशन होगी तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो विद x, as a result of which a positive charge will come on carbon and the negative charge will come on the x. So ये जो positively charged बना, this is the carbocation. Got it? अब कार्बोकेटाइन भी जैसे हमने फ्री रेडिकल्स करे कि दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसी तरह से कार्बोकेटाइन्स भी वैसे ही होंगे। जैसे इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ऑल द H which are present, this is going to be known as मिथाइल। ठीक है, अगर एक CH3 प्रेजेंट है with a positive charge, this is going to be known as 1 degree, right? और अगर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, then this is going to be known as 2 degree, okay? और अगर हमारे पास three present है, then this is going to be known as 3 degrees. राइट? जब यहां पे हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस 3 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, राइट? नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, राइट? आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर डोनेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? ये वाला जो मिथाइल है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एज अ रिजल्ट इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो रिएक्टिविटी इनकी ग्रुप्स की होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे तीन ग्रुप्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड हेंस द स्टेबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम। अब इधर सिर्फ आप देख रहे हो कि दो ही अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये दो अल्काइल ग्रुप्स जो है वो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बट इट विल बी लेस देन 3 डिग्री, राइट? जबकि हम लोग इस पे जा रहे हैं, सो ओनली वन इज प्रेजेंट, okay, because only one is present, therefore over here the reactivity that is going to be more and the stability that is going to be less. यहाँ पे कोई भी present नहीं है, तो that is why this is going to be least stable. ठीक है? Now when we are going to the benzyl, this thing, benzyl free radical, कार्बोकेटाइन अगर हम करें तो benzyl कार्बोकेटाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? It will be represented like this. राइट? अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब कि दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू शिफ्ट हियर। ओके, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर इज double bond CH2, we get the positive charge here. Now this will shift here and this is going to shift here. ठीक है? Then the next structure which we are going to get over here is double bond CH2, positive charge यहाँ पे आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद next ये आ गया। Now what is acting over here? ये यहाँ चला जाएगा and this is going to go here, right? So we have
डबल बॉन्ड हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज हियर, ठीक है। फाइनली ये वापस आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गो हियर, सो वी हैव this is going to be the final structure, ठीक है, with a positive charge on CH2. Now you can see in structure second, third and fourth there is no positive charge on the C carbon which is on the benzene ring. तो इसलिए because the positive charge is not easily available, तो इसकी जो stability होती है that is more, right? So आप कह सकते हो कि जितने ज्यादा बेंजाइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? अगर हमारे पास ये कार्बन प्रेजेंट है एंड वी हैव दिस एंड वी हैव दिस, सो ये वाला इधर भी रेजोनेंस शो करेगा, इधर भी रेजोनेंस शो करेगा, इधर भी रेजोनेंस शो करेगा. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंगस्ट ऑल. इन सबसे भी ज्यादा स्टेबल जो होता है दैट इज ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन. दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ट्राइफिनाइल carbocation. ठीक है? Have you understood? Then the next we come to the structure of the carbocation. Let's go on to the structure. Structure जब हम carbocation का करते हैं तो यहाँ पे again the hybridization that is going to be sp2. So अगर sp2 hybridization है तो we are going to have unhybridized carbon, unhybridized p orbital present, ठीक है? sp2 hybridization, the positive charge is here and the bond angle that is going to be 120 degrees, ठीक है? Then we go on to the third type of reaction intermediate which is carbon anion. यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? Okay, then the third type of reaction intermediate which we are going to do that is carbon anion. So define करो क्या होता है? It may be defined as species containing a carbon atom carrying a negative charge, carbon atom carrying a negative charge and possessing 8 electrons in its valence shell. 8 electrons in its valence shell. So if you are having CH3 and Z, okay, अब यहाँ पे जब fission होगी both the electrons they are left with this. As a result we will have CH3 negative plus Z positive. So ये जो CH3 negative यहाँ पे बना है जिससे दोनों electrons अपनी तरफ को खींच लिए, then these are known as what? They are known as carbon anions. Got it? Now when we talking of any kind of carbon anion, तो हम लोग वैसे ही जैसे हमने free radicals को और हमने carbocations को classify करा, वैसे ही हम इसको भी classify करते हैं. The first kind of carbon anion which we have, it is known as methyl. ठीक है? फिर उसके बाद we will have primary. So there is a negative charge over here. This is known as 1 degree or it is known as primary. ठीक है? अगर दो होंगे
then this is known as 2 degree or it is known as what? Secondary. ठीक है, और अगर हमारे पास 3 होंगे then this is going to be known as 3 degree or tertiary. जब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा. मिथाइल इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद 1 डिग्री और फिर उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री. अब इसको भी हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अगेन प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी दैट देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट. तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे. अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं तो इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. क्लियर? सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी. जैसे हमने कार्बोकेटाइन में क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है. राइट? ओवर हियर ऑपोजिट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो the density, electron density will increase and hence reactivity will also increase. ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंटेंस हो जाता है इसके ऊपर. यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है तो इंटेंसिटी 3 डिग्री से कम हो गई, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो गई तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया. इसके पास सिर्फ एक ही है तो और कम हो गई. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच स्टेबिलिटी विल फर्दर इंक्रीज. और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट कार्बन एनायन इज. व्हेन वी आर लुकिंग एट द क्या बोलते हैं उसको, बेंजाइल कार्बन एनायन. दिस इज गोइंग टू बी द बेंजाइल कार्बन एनायन. ठीक है, अब ये रेजोनेंस शो करेगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये यहां चला गया, ये यहां चला गया. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ गया? वी हैव डबल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड दिस. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा? ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा. Double bond CH2, there is a negative charge, there is a bond over here and a negative charge comes over here. ठीक है, next पे what is going to happen? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया. So we have double bond CH2. This is over here, this is over here, negative charge is here. ये इधर चला गया और ये इधर चला गया. ठीक है, so finally what will we have now? CH2, right? So जब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 and 4, उसपे आपको कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नहीं नजर आ रहा. Isn't it? There is no negative charge here, no negative charge here, no negative charge here. If negative charge is not going to be there, reactivity जो है वो कम हो जाएगी. और अगर reactivity कम हो गई तो stability is going to be more. So we say again over here the most stable carbon anion that is going to be whole thrice C negative. That is, this is the most stable carbon anion which is known as what? Triphenyl. Triphenyl carbon anion. ठीक है? Is it clear? Then let's go on to the structure of carbon anion. Structure of carbon anion. In this case, it is sp3 hybridized. Okay, so sp3 hybridized में we are going to have all the hybridized orbitals. और ये जो electrons होते हैं, that is present in one of the hybridized orbital over here. ठीक है, so this is what is going to be the bond angle in this case? 109.5 degrees. This is hybridized.
hybridized orbital containing the lone pair of electrons. Okay, so these are the three types of reagents. कौन कौन से हमने करे? हमने करा free radical is sp2 hybridized. फिर हमने करा कार्बोकेटायन is also sp2 hybridized. फिर हमने करा कार्बन आयन which is sp3 hybridized. जब फ्री रेडिकल की हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करते हैं तो इन दैट केस 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल. जब कार्बोकेटायन की करते हैं अगेन स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड देन मिथाइल. पर कार्बन एंड आयन में जो स्टेबिलिटी है वो उल्टा हो जाता है. जो मिथाइल है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री. सो 3 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव, राइट. एक और तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं which are known as कार्बीन्स. क्या होते हैं? लिखो कार्बीन्स. They are reactive neutral species. They are reactive neutral species in which the carbon has 6 electrons in the valence shell, out of which 2 are shared. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कोई कंपाउंड है which is CH2, this is known as diazomethane. This is known as diazomethane. जब हम इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं तो this is what we are going to get. ठीक है. और नाइट्रोजन जो है इसमें से निकल जाता है. तो this is a neutral species which is known as कार्बीन. ओके, इसको हम लोग बुलाते हैं मिथाइलीन कार्बीन because it has one carbon atom only, so this is known as methylene carbene. ये भी बहुत ही ज्यादा reactive species होते हैं because of the lone pair of electrons which are present on this, right? So for this lecture we are only going to do till here. Next we will start with type of attacking reagents. Okay.